दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक द ओमनीबस। और उस बुक चल रही है द मैन ईटिंग लेपर्ड ऑफ रुद्रप्रयाग। कहानी के पिछले पार्ट्स प्लेलिस्ट में है। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि एक बार वो केदारनाथ से आने वाली रोड से पहाड़ से नीचे उतर रहे थे। महीना था मार्च का और एक जगह ऐसी आती थी जहां पर वो रोड मंदाकिनी नदी के एकदम पास में आ जाती थी। और यहां पर 10 से 12 फीट का एक वाटरफॉल भी था। अब मैंने देखा कि कुछ लोग एक चट्टान के ऊपर बैठे हुए हैं, नदी के दूसरी तरफ, वाटरफॉल के नजदीक। अब इन लोगों के पास एक त्रिभुजाकार जाल था जिसे इन्होंने बांस से लगाया हुआ था। अब क्योंकि वाटरफॉल की आवाज इतनी ज्यादा थी कि उन लोगों से चिल्ला के बात हो नहीं सकती थी, तो मैं वहीं पर एक पत्थर पे बैठ गया। क्योंकि मैं भी चल चल के थक चुका था, मैंने सोचा सुट्टा मार लेता हूं और देखता हूं कि ये लोग कर क्या रहे हैं। तभी उनमें से एक आदमी खड़ा हो गया और जो वाटरफॉल का सफेद पानी था जिसमें झाग बन रहा था वाटरफॉल के गिरने से, उसकी तरफ उंगली दिखा के दूसरों से कुछ बताने लगा। ऐसा लग रहा था कि वो आदमी बड़ा ही उत्साह में है। अब उनमें से दो आदमी उस बांस को पकड़ने में मदद कर रहे थे जो कि वाटरफॉल के ही नजदीक लगा हुआ था। अब बहुत सारी महासीर मछलियां जो कि 5 पाउंड से लेके 50 पाउंड तक की थीं, वाटरफॉल से छलांग लगाने की कोशिश कर रही थी। अब इन मछलियों का वजन करीब करीब 10 पाउंड के आसपास होता है। अब एक मछली ने बड़ी सफलता के साथ वाटरफॉल से छलांग लगाई, लेकिन इन लोगों के जाल से नहीं बच पाई। अब जब उस मछली को उस जाल से बाहर निकाल लिया गया तो उन लोगों ने उस जाल को वापस वहीं पर लगा दिया और फिर इंतजार करने लगे दूसरी मछली का। अब मैं उनका यह खेल करीब 1 घंटे तक देखता रहा और उस 1 घंटे के दौरान उन लोगों ने पकड़ी 4 मछलियां, करीब करीब सारी एक ही साइज की थी। जब मैं पिछली बार रुद्रप्रयाग गया था तो इंस्पेक्शन बंगलो के चौकीदार ने मुझे ये खबर दी थी कि इस इलाके में स्प्रिंग में बहुत अच्छी मछलियां आती है जब बर्फ का पानी पिघलता है। और रुद्रप्रयाग में तो अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है। अलकनंदा आती है बद्रीनाथ जी की तरफ से, मंदाकिनी आती है केदारनाथ जी से। तो जब मुझे पिछली बार ये मालूम चल गया था कि यहां पर मछलियां भी मिलती हैं, तो मैं इस बार अपनी मछली पकड़ने वाली रॉड लाना भूला नहीं। अब अगले दिन आदमखोर तेंदुए के बारे में तो कोई खबर आई नहीं थी, तो मैं चल पड़ा अपनी मछली पकड़ने की रॉड लेकर इसी वाटरफॉल की तरफ। लेकिन आज मछलियां उस तरह से छलांग नहीं लगा रही थीं जैसे वो कल कर रही थी। और वो आदमी जो कल मछली पकड़ रहे थे आज एक जगह बैठ के हुक्का पी रहे थे और मुझे बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। अब वाटरफॉल के नीचे 30 से 40 गज का एक छोटा सा तालाब बन रहा था। अब उस तालाब के दोनों तरफ चट्टानें थीं। अब उस तालाब के पास में जो चट्टान थी, उस चट्टान की ऊंचाई करीब 12 फीट थी। अब जिस तरफ मैं बैठा था उस तरफ से पानी में उतरने की कोई संभावना नहीं थी और जिस साइड में था वहां पानी इतनी तेजी से गिर रहा था कि लाखों बुलबुले उसमें से उठ रहे थे। जहां पर मैं था पानी वहां पर बहुत ज्यादा गहरा था, लेकिन थोड़ी दूर पर एक जगह दिख रही थी कि वहां पर मुझे नीचे के पत्थर नजर आ रहे थे। अब जब इन्होंने मछली पकड़ने वाली रॉड में स्पून लगा के उछाला तो वो आगे एक चट्टान में फंस गया। अब जब चट्टान से निकल के वो स्पून नीचे गिरा तो उसे लपक लिया एक महासीर ने। अब क्योंकि इनकी रॉड बहुत अच्छी थी तो ये महासीर के झटके को
बर्दाश्त करने में कामयाब हो गए। अब थोड़ी देर तक तो उस महासीर मछली को ये मालूम नहीं चला कि उसके साथ हुआ क्या है। लेकिन जब उस मछली को घबराहट शुरू हो गई, उसके बाद उसने झटके मारने शुरू कर दिए और पानी में गहराई की तरफ जाने की कोशिश करने लगी। अब ये झांक के देख ही रहे थे और इस मशक्कत में लगे थे कि उस मछली को कैसे निकाला जाए जो इन्हें बार बार चकमा दे रही थी और इनकी रील को खाली कर रही थी। तभी इन्हें अपने पीछे से किसी की परछाई नजर आई। इन्होंने मुड़ के देखा तो एक आदमी था और बोला कि ये तो बहुत बड़ी मछली है। जिम कॉर्बेट ने कहा, लेकिन इसे निकालना बड़ा मुश्किल है क्योंकि वहां तक मैं पहुंच नहीं सकता। तो उसने कहा, आप चिंता मत करिए, मैं अपने भाई को भेज के इसे निकलवाता हूं। अब उसका भाई जब बुलाया गया तो वो किसी गौशाला को साफ कर रहा था और वहीं से आया था। तो इसके भाई ने बोला, पहले अपने आप को साफ करो, नहीं तो तुम चट्टान पर स्लिप कर जाओगे। अब चट्टान के कटे फटे किनारों में पैर जमा के नीचे जाना था। एक दूसरे को हाथ पकड़ के सहारा भी देना था। सहारा दे रहे थे जिम कॉर्बेट भी। और जब कॉर्बेट ने उन लोगों से पूछा कि क्या तुम लोगों को तैरना आता है या इसके पहले तुमने महासीर मछली पकड़ी है, तो वो हंसने लगे। बोले, हम बचपन से मछली पकड़ते आए हैं और बचपन से ही इस पानी में तैरते आए हैं। अब उस आदमी का भाई बहुत मेहनत करके नीचे गया। मछली जो कि ऊपर आने को तैयार ही नहीं थी, उसके गिल्स में अपना अंगूठा फंसा के ग्रिप बनाई। कॉर्बेट बोलते हैं, एक समय तो ऐसा आया था कि लग रहा था कि हम तीनों पानी में गिर जाएंगे। अब जब मेहनत के बाद वो मछली ऊपर निकाल ली गई तो कॉर्बेट ने उन आदमियों से पूछा कि क्या आप लोग मछली खाते हैं? तो वो लोग बोले, हाँ जी, हम मछली खाते हैं अगर हमें मिल जाए। तो कॉर्बेट ने बोला कि ये जो 30 पाउंड की मछली अभी हमने पकड़ी है, ये मैं तुम लोगों को दे दूंगा अगर तुम लोग एक मछली और पकड़ दो, क्योंकि मुझे अपने आदमियों के लिए मछली लेके जानी। अब जिम कॉर्बेट जब वो हुक मछली से निकाल रहे थे तो बाकी के दोनों आदमी बड़े ही ध्यान से उसे देख रहे थे, क्योंकि इस तरह का हुक जिसमें 3 हुक हों उन्होंने अपने गांव में कभी देखा नहीं था। तो अब जब वो दोनों भाई उस हुक का इंस्पेक्शन कर रहे थे, जिम कॉर्बेट ने दोबारा कांटा डाल दिया था और इस बार उन्हें उम्मीद थी कि या तो फंसेगी महासीर और या फिर फंसेगी गूंच। अब जब जिम कॉर्बेट इस महासीर के साथ मशक्कत कर रहे थे तो दूसरी मछलियां वहां से भाग गई थी। लेकिन तभी उन दो भाइयों ने उंगली के इशारे से बताया दूर मछली के बारे में। अब दूसरी महासीर मछली के गले में वो हुक फंस गया था। वो बार बार उछल रही थी, यहां से वहां भागने की कोशिश कर रही थी और बाकी के आदमी जो दूर बैठ के हुक्का पी रहे थे, अब वो भी बड़े ही मजे लेके इस खेल को देख रहे थे। अब वो मछली पकड़ ली गई और उस मछली को पकड़ने में उतनी ज्यादा मेहनत लगी नहीं जितनी मेहनत लगी थी पहले वाली मछली को पकड़ने में। अब दोस्तों अगला चैप्टर है डेथ ऑफ गोट। आइवर्सन पौड़ी से मार्च के आखिरी दिन वापस आ गए। अब जब हम नाश्ता कर रहे थे तो हमें खबर मिली कि एक गांव में जो कि उत्तर पश्चिम दिशा की तरफ है, लेपर्ड बहुत ज्यादा बोल रहा था। यह जगह 1 मील की दूरी पर थी उस जगह से जहां पर हमने जिन ट्रैप में लेपर्ड को पकड़ा था फिर मारा था। अब उस गांव से आधा मील की दूरी पर एक अच्छी खासी ऊंचाई वाला पहाड़ था। वहां पर बहुत सारी ऊबड़ खाबड़ जगह थी, चट्टानें थी, गुफाएं भी थी। लोकल लोग बताते थे कि उनके पूर्वज इन चट्टानों में तांबा खोजा करते थे। अब इस पूरे इलाके में झाड़ियों का जंगल था। कहीं झाड़ियां बहुत ज्यादा घनी थीं, कहीं पर कम घनी थी। अब ये झाड़ियां करीब करीब गांव तक ही जाती थीं। गांव के पास जहां से खेत शुरू होते थे वहां तक राज था इन झाड़ियों का। मुझे काफी पहले से यह शक था कि यह आदमखोर अपने छिपने की जगह के रूप में इस इलाके को इस्तेमाल करता है।
जब वो रुद्रप्रयाग के आसपास वारदात करता है। और मैं कई बार इस इलाके में आया था इस उम्मीद के साथ कि मुझे लेपर्ड यहां पे कहीं मिल जाएगा, धूप का आनंद लेते हुए। अब ये लेपर्ड की खास आदत होती है सर्दियों में धूप सेकना। बस इसके लिए थोड़े धैर्य की जरूरत होती है। अब हमने थोड़ा जल्दी लंच किया और उसके बाद मैं और आइबर्टसन अपनी .275 राइफल्स लेके चल पड़े उस लेपर्ड की तलाश में। हमारे साथ चल रहे थे आइबर्टसन के आदमी। उनके पास थी एक रस्सी। रास्ते के एक गांव से हमने एक बकरी खरीद ली और मैंने जब जब बकरियां खरीदी थी इस लेपर्ड के पास भेंट के रूप में उन सारी बकरियों को लेपर्ड ने मार दिया था। अब गांव से एक बकरियों के जाने की पगडंडी थी जो कि उसी पहाड़ी की तरफ जाती थी। आगे जाके रास्ता बाईं तरफ को मुड़ जाता था। उसके बाद 100 गज तक ये रास्ता पहाड़ी के फेस की तरफ चलता था और उसके बाद उस पहाड़ी का जो शोल्डर था उसका राउंड लेता था। अब जहां पर यह राउंड लेता था वहां उस रास्ते के ऊपर घनी झाड़ियां थी, नीचे घास थी। हमने एक खूंटा गाड़ा मजबूती के साथ और बांध दिया बकरी को उस रास्ते के मोड़ पर। यह जगह झाड़ियों के जंगल से बस 10 गज की दूरी पर थी। उसके बाद हम नीचे की तरफ चले गए करीब 150 गज तक, जहां पर कुछ बड़ी बड़ी चट्टानें थी। हम बैठ गए छिपकर उन चट्टानों के पीछे और करने लगे लेपर्ड का इंतजार। अब ये जो बकरी थी बहुत बढ़िया मिमियाती थी, क्योंकि जो बकरी जितनी ज्यादा मिमियाती है उतना ज्यादा कार्निवोरस जानवर उसके पास आता है उसकी आवाज सुनकर। और जिम कॉर्बेट का कहना था कि ये बकरी तो मेरी लाइफ की सबसे बढ़िया बोलने वाली बकरी थी। अब जब तक उसके मिमियाने की आवाज आ रही थी हमें उस पर निगरानी रखने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जिंदा है तभी तो मिमिया रही है। हमने खूंटा भी बहुत मजबूती से गाड़ा था, रस्सी भी मजबूत थी और बांधी भी मजबूती से ही थी। इस बात की कोई संभावना नहीं थी कि लेपर्ड उस रस्सी को तोड़कर बकरी को ले जाए। जब सूरज एक लाल आग का गोला था और बर्फ से लदी हुई पहाड़ियों से एक हाथ ऊपर था, तब हमने पोजीशन ली थी उन चट्टानों के पीछे। और अब जब कुछ मिनट बीत चुके हैं हम आ चुके हैं परछाई में, क्योंकि सूरज पहाड़ी के पीछे जा चुका है। लेकिन तभी अचानक बकरी ने मिमियाना बंद कर दिया। चट्टान के पीछे से घास की ओट लेते हुए जब मैंने झांक के देखा तो देखा बकरी के कान खड़े हैं, वो एक ही तरफ देख रही है और उसके बाद जितनी रस्सी से दूसरी तरफ जा सकती थी वो चली गई है। यानी कि उसने कुछ देख लिया था जिससे वो डर गई थी। अब इस बात में कोई शक नहीं था कि लेपर्ड वहां पर आ चुका था। उसने बकरी के मिमियाने की आवाज सुन ली थी, लेकिन आते ही उसने बकरी पर छलांग नहीं लगाई। बकरी को यह मौका मिला कि वो लेपर्ड की प्रेजेंस के बारे में जान सके। इसका मतलब है कि वो मौका लेपर्ड ने दिया, या लेपर्ड बहुत ज्यादा शंका में है, उसे शक है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है यहां पर। अब आइबर्टसन का निशाना मुझसे बेहतर लगने वाला था, क्योंकि आइबर्टसन की राइफल में टेलीस्कोप फिट था। तो मैंने आइबर्टसन के लिए थोड़ी जगह बनाई और धीरे से उससे बोला कि ध्यान से निशाना लगाना जिस तरफ झाड़ियों में वो बकरी देख रही है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन था कि इस बकरी ने लेपर्ड को देख लिया है। और मुझे इस बात की भी उम्मीद थी कि आइबर्टसन भी उस लेपर्ड को देख लेगा, क्योंकि उसके पास है पावरफुल टेलीस्कोप। थोड़ी देर तक आइबर्टसन ध्यान से टेलीस्कोप को देखता रहा, फिर अपना सिर हल्के से हिलाया और फिर अपनी राइफल नीचे कर ली और मेरे लिए जगह बना दी। अब वो बकरी
उसी पोजीशन में थी, एकदम स्थिर, जिस पोजीशन में मैंने उसे पिछली बार देखा था जब निशाना आइबर्टसन लगा रहा था। तो मैंने टेलीस्कोप को उसी झाड़ी की तरफ लगाया जिस तरफ बकरी देख रही थी। अब पलकों का झपकना, यहां तक कि लेपर्ड की मूछें भी इस टेलीस्कोप से नजर आ जाती। मैं कुछ मिनट्स तक लेपर्ड को देखने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो लेपर्ड मुझे नजर नहीं आया। अब जब मैंने टेलीस्कोप से अपनी निगाहें हटाई तो मैंने देखा काफी अंधेरा हो चुका था, रोशनी बहुत कम थी और वो जो बकरी थी वो कुछ लाल लाल सा ऑब्जेक्ट नजर आ रही थी। अब हम दोनों को काफी दूरी तक जाना था और ऐसी स्थिति में वहां पर रहना, अंधेरे में वापस लौटना बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता। तो मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया और मैंने आइबर्टसन से भी कहा कि चलो, हमारे चलने का टाइम हो गया है। अब हम बकरी की तरफ जा रहे थे, उस बकरी की तरफ जिसने जब से मिमियाना बंद किया था तब से अभी तक कुछ बोली नहीं थी। शायद उसकी घिग्गी बंद गई थी। अब हमने खूंटा उखाड़ दिया, आदमियों को बुलाया। आदमी बकरी को लेके हमारे आगे आगे चल रहे थे। अब लगता है इस बकरी को कभी गले में रस्सी बांधी नहीं गई थी, क्योंकि उसने पुरजोर विरोध किया था जब उसे रस्सी बांधी जा रही थी। तो मैंने उन आदमियों से बोल दिया कि इसके गले से रस्सी खोल दो, क्योंकि मेरा पुराना एक्सपीरियंस है कि जब बकरी डरी हुई हो तो वो कुत्ते की तरह इंसानों के पीछे आती है। लेकिन उस बकरी के दिमाग में कोई दूसरी ही योजना थी। जैसे ही आदमियों ने उसके गले की रस्सी खोली, वो उस ट्रैक पर जोर जोर से भागने लगी। लेकिन जिम कॉर्बेट ने सोचा कि इतनी ज्यादा मिमियाने वाली बकरी को अगर हम खो भी देंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इसने एक बार लेपर्ड को अट्रैक्ट कर लिया है और लेपर्ड इसके पीछे दोबारा भी जाएगा। लेकिन अभी कुछ घंटों पहले ही इस बकरी को खरीदने के लिए हमने अच्छे खासे पैसे खर्च किए थे। तो हमने पूरी कोशिश की, आदमियों को दौड़ाया इसको पकड़ने के लिए। अब उस मोड़ पर पहुंचने के बाद बकरी ने बाया टर्न लिया और उसके बाद वो नजरों से ओझल हो गई। अब जैसा कि बकरी ने किया, हमने भी उसी रास्ते को कंटिन्यू किया और हम उस पहाड़ी के शोल्डर तक आ गए। अब हम उस जगह पर आ गए जहां पर हल्की हल्की घास थी, लेकिन उसके बावजूद वो बकरी हमें नजर नहीं आ रही थी। तो हमें लगा बकरी ने शॉर्टकट ले लिया है गांव की तरफ। अब बकरी को ढूंढना छोड़ हम आगे बढ़ने लगे। सबसे आगे चल रहा था मैं। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे कुछ सफेद सफेद नजर आया। अब क्योंकि रोशनी बिल्कुल जा चुकी थी तो बस हल्का सा आभास हो रहा था। जब उसके नजदीक हम पहुंचे तो हमने पाया कि ये तो बकरी ही है। अब वो बकरी जमीन पर पड़ी हुई थी, उसके गले से खून बह रहा था और जब उसकी गर्दन पर मैंने हाथ रखा तो अभी भी उसकी मसल्स में कंपन हो रहा था। अब ये पक्का उस आदमखोर का ही काम था, क्योंकि उसने एक तरह से चैलेंज किया था कि तुम बकरी के पीछे भाग रहे हो, तुम्हें तुम्हारी बकरी चाहिए, लो मैं तुम्हें दे देता हूं तुम्हारी बकरी, वो भी तुम्हारे ही ट्रैक के ऊपर। और तुम लोग जो गांव जाना चाहते हो, मैं देखता हूं कि क्या तुम सारे जिंदा पहुंच सकते हो गांव। अब जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि हम सारे गांव जिंदा पहुंच नहीं सकते थे अगर मेरे पास बहुत सारी माचिसें ना होती, क्योंकि उस टाइम तक आइबर्टसन स्मोकिंग नहीं करता था। अब मैं एक तीली जलाता था और उससे जो रोशनी होती थी, हम थोड़ा आगे बढ़ते थे, उसके बाद वो तीली बुझ जाती थी। फिर मैं दूसरी तीली जलाता था, फिर उस माचिस की तीली को मशाल की तरह इस्तेमाल करके हम लोग आगे बढ़ रहे थे। अब जब हम गांव के पास तक आ गए, इतने पास कि हम आवाज लगाकर लोगों को बुला सकते थे, तब हमने ली
राहत की सांस। फिर हमने आवाज लगाई, गांव के लोग लालटेन और पाइन टॉर्च लेके हमारी तरफ आए। हमने बकरी को वहीं पर छोड़ दिया था जहां पर लेपर्ड ने उसे मारा था। अगले दिन सुबह होने के बाद जब मैं वहां पर पहुंचा तो मैंने देखा कि लेपर्ड ने हमारा पीछा किया था उस ट्रैक पर गांव तक, और उस बकरी को खाया भी नहीं था। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। बाकी की कहानी कंटिन्यू करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।